बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और जैसे कि आप जानते हैं प्राइड ऑफ पीटीवी, प्राइड ऑफ पाकिस्तान के नाम से हमने कल से आगाज़ किया अपने ट्रिब्यूट वीक का। हमारी कोशिश हमेशा होती है पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के उन अजीम हस्तियों को ज़रूर ट्रिब्यूट पेश करें जिन्होंने हमारी मीडिया इंडस्ट्री को या इन जनरल हमारे मुल्क को कंट्रीब्यूट किया हो। हमारे कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो लिविंग हैं, जिनको हम लिविंग लेजेंड्स कहते हैं। कुछ ऐसे हैं लोग जो दुनिया से रुखसत तो हो गए लेकिन उनका काम फिर भी कंटिन्यू करता है बिकॉज़ उनका काम है ही इतना ब्रिलियंट। एक और ऐसी बहुत ही खूबसूरत और प्यारी पर्सनैलिटी हैं नैयरा नूर साहिबा। What a beautiful woman, what a talented woman, what an elegant woman. As a human being भी आप एक फिनोमिनल इंसान थी एंड एज अ परफॉर्मर तो आपका कोई कंपैरिजन ही नहीं था किसी के साथ। अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी आपने क्रिएट की, अपनी एलिगेंस, अपनी सादगी में ही आपने बहुत फेम हासिल की और अल्लाह ताला ने आपको बहुत इज़्ज़त से नवाजा। आपके बारे में, आपके करियर के बारे में आज हम बात करेंगे और कुछ ऑफ कोर्स आपके गाए हुए गीत हम सुनाएंगे भी ट्रिब्यूट के तौर पे। तो व्यूअर्स, शो की तरफ बढ़ते से हैं और बढ़ते हुए सबसे पहले तो उन लोगों को भी ट्रिब्यूट पेश करना ज़रूरी है जो हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री का एक बहुत अहम हिस्सा हैं और वो है हमारे म्यूज़िशंस। ये वो ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ हैं जो बैक एंड पे म्यूज़िक क्रिएट करते रहते हैं, अपनी परफॉर्मेंसेस के थ्रू जो सिंगर होता है उसकी परफॉर्मेंस को मज़ीद और इन्हांस कर देते हैं। इन लोगों को याद रखना। एंड बाय द वे, सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज़, इंसिडेंट्स, वाक़यात इन्होंने अपनी आंखों से देखे होते हैं। इनके आंखों देखी कानों सुनी बातें आर अनबिलीवेबल। तो आइए उन ग्रेट लोगों से मुलाकात करते हैं जो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है किसी भी सिंगर का। सो वी हैव शहजाद अली ऑन द कीबोर्ड, अस्सलाम वालेकुम भैया। देन वी हैव मोहम्मद इकबाल ऑन द बेस गिटार, अस्सलाम वालेकुम। देन वी हैव साजिद अली ऑन द ड्रम्स, अस्सलाम वालेकुम। देन वी हैव साबिर अली ऑन द फ्लूट, उनके साथ हैं शाहिद अली ऑन द तबला एंड जग्गू खान ऑन द ढोलक। सो वेलकम। आपका अपना ही शो है, आपको क्या वेलकम करना, आपको तो मुझे करना चाहिए कि हमारी आप ही आ गई। सो वेलकम। और व्यूअर्स, डेली आई नो कि वही म्यूजिशियंस हमारे साथ हैं, अपना इंट्रोडक्शन करना उनका शायद ज़रूरी नहीं होता फ्रॉम अ टेलीविज़न पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन एज अ होस्ट ये वो खूबसूरत प्यारे लोग हैं जिनकी सपोर्ट के बगैर हमारे ट्रिब्यूट वीक्स या कोई भी शो जिसमें इतनी सी भी म्यूज़िक की ज़रूरत है वो नामुकम्मल रहता है। सो इन ग्रेट लोगों को याद रखा करें जब आप किसी कॉन्सर्ट पे जाते हैं या जब कोई लाइव परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं। सिंगर तो अपनी जगह, ऑफ कोर्स अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त से नवाजा है, सिंगर्स को अल्लाह ताला मज़ीद उनको इज़्ज़त दे, लेकिन हमारे म्यूजिशियंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वो पिलर्स हैं, ये वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर कोई भी सिंगर अपने करियर को बिल्ड करता है। और आपने नोटिस किया होगा कि हमारे जो पहले सिंगर्स होते थे उनका एक ग्रुप होता था जिनके साथ वो रेगुलर काम करते थे और वही उनके फेवरेट्स होते थे और वो हमेशा जो टॉप म्यूजिशियंस होते थे उन्हीं का इंतखाब करते थे कि उनकी केमिस्ट्री मैच हो जाए, वो मेंटली इन सिंक हो। क्योंकि कभी कभी सिंगर के हाथ के इशारे से ही म्यूजिशियन समझ जाता है कि ओके अब हमने इस डायरेक्शन में जाना है। हाथ ऐसे कर दिया तो पता है कि म्यूज़िक रोक देना है, कहाँ पे किस चीज़ को लंबा करना है, कहाँ पे किस चीज़ को छोटा करना है, कौन सा सुर, कौन सी चीज़, ये सारी चीज़ें हमारे ब्रिलियंट म्यूजिशियंस जो हैं वो रिकग्नाइज़ करते हैं और लेके चलते हैं। तो ये जीनियसेस से कम नहीं है, तो इनको भी ट्रिब्यूट देना बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं एक फ़ैन की तरफ। एक बहुत ही प्यारी सी हमारी फ़ैन है फूल नगर से, जिनकी मुलाकात हुई हमारी प्रोड्यूसर से, सिद्रा से। तो सिद्धू को उन्होंने कहा कि भाई असल में जुगन के साथ काम करते हो आप। अब वो सिद्रा का बड़ापन है कि उसने ये नहीं कहा कि हाँ मैं उसकी बॉस हूँ लेकिन खैर बात ये है कि जी सिद्रा डेफिनेटली मेरे साथ काम करती है। फ़रत अलीम साहिबा की मैं बात कर रही हूँ और फ़रत जी ने बड़ी प्यारी प्यारी बातें की और बहुत दुआएं भी दी और मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि जब मुझे ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन की गई हो, भाई कोई हमें ईमेल करे, हमें व्हाट्सएप करे, हमें डीएम करे तो नाम ज़रूर लेना चाहिए। तो आप भी अगर अपनी फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स शेयर करना चाहते हैं तो हम ज़रूर आपका नाम लेके व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। तो फ़रत अलीम साहिबा फ्रॉम फूल नगर, आपकी दुआओं का, आपकी विशेस का, आपकी पॉजिटिव मैसेज का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं
लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते ये ज़रूर आपको बता दूं कि आज हम नैयरा नूर साहिबा के बारे में बात करने जा रहे हैं और उनसे रिलेटेड आपके साथ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने उस सेगमेंट की तरफ जिसका हर किसी को इंतज़ार भी होता है, और ऑफ कोर्स जब तोहफे जीतने का मौका मिलता है तो वैसे ही एक्साइटमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाती है। सो रॉयल की वॉशिंग मशीन के आज विनर का नाम हमने अनाउंस करना है। रॉयल की वॉशिंग मशीन के बारे में कुछ चीज़ें आपको ज़रूर बता दूं कि ये मशीन प्योर प्लास्टिक और डबल बॉडी से बनाई गई है और ये इसकी ड्यूरेबिलिटी को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। जेट स्टीम की बदौलत जो है वो कपड़ों की धुलाई आम मशीन से कई गुना बेहतर हो जाती है। वाटरफॉल की बदौलत जो है वो कपड़ों में सही तरीके से डिटर्जेंट और पानी दोनों मिक्स हो जाता है और निकल भी आता है। मजबूत मोटर इसमें यूज़ की गई है जिसकी 10 साल की वारंटी है और 1 साल की कंप्लीट पार्ट्स एंड होम सर्विस भी मौजूद है। सो हमारा रॉयल का क्वेश्चन ऑफ द वीक क्या था, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान की हॉकी टीम ने अब तक कितनी मरतबा हॉकी वर्ल्ड कप जीतने का एजाज़ हासिल किया? हमने आपको ऑप्शंस दिए 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। सही जवाब इस सवाल का कि पाकिस्तान की हॉकी टीम ने कितनी मरतबा हॉकी वर्ल्ड कप जीतने का एजाज़ हासिल किया, द राइट आंसर इज़ 4 टाइम्स, यानी कि 4 दफ़ा। अब ये जवाब हमें बहुत से लोगों ने भेजा हमारे सोशल मीडिया पे, आपने हमारे फेसबुक के पेज पे मॉर्निंग एट होम पे हमें डीएम किया, डायरेक्ट मैसेज किया। तो विनर का नाम अनाउंस करना चाहूँगी कि जिनका नाम लकी ड्रॉ के थ्रू हमने निकाला, और उनका नाम है आयशा रफ़ीक फ्रॉम सरगोदा। बहुत बहुत मुबारक हो आयशा रफ़ीक फ्रॉम सरगोदा, वेल डन। जी हाँ व्यूअर्स, हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी, बहुत ही फैशनेबल और बहुत ही सेंसिबल शेफ़ तैयबा अल्ताफ़ खान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जुगन? बिल्कुल ठीक तैयबा जी। पहले तो आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, कर लूँ? करें। देखें, विंटर में हमारे जो बाल हैं उनकी शाइन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, लेकिन आज कुछ स्पेशल किया गया है, वो शेयर करें हमारे साथ। अच्छा, कल ना मैं अपने YouTube चैनल के लिए ना YouTube वीडियो शूट कर रही थी, तो एक उसमें मैंने टोटका बताया। अच्छा। उसकी डिटेल्स तो खैर YouTube पे ही जाके देख सकते हैं व्यूअर्स, लेकिन और वो भी मैं अपलोड करूँगी। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि जिस तरह जब भी सीज़न चेंज होता है डिफरेंट चीज़ें हम ऑन एयर सीखते भी हैं अपने हर्बल वीक्स में, आपको पता ही है, आप भी उनका हिस्सा रहती हैं। तो जो चीज़ें मुझे गाइड की जाती हैं उनमें से मैं ट्राई ज़रूर करती हूँ, और उनमें से जो चीज़ मुझे बहुत यूज़फुल लगती है और पर्सनली मेरे पे बड़े अच्छे काम करती है, मैं फिर उसके ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियो भी बनाती हूँ। सो बेसिकली अगर आपने भी ट्राई करना है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देसी घी, अच्छा, ये एक हेयर मास्क, जिस तरह प्रोटीन मास्क टाइप चीज़ नहीं होती, बट केमिकल इसमें कोई नहीं है, तो उसका फ़ायदा ये है। मैं क्या करती हूँ कि बेसिकली देसी घी लिया, देसी घी के अंदर 1 अंडे की जर्दी, पूरा अंडा नहीं डालना, सिर्फ जर्दी। अब बहुत से लोग कहेंगे देसी घी की भी स्मेल और साथ में अंडे की भी स्मेल। आप उसमें अगर कुछ कतरे नींबू के रस के डाल देंगे ना, तो उससे उसकी स्मेल कट हो जाएगी, और 2-3 कतरे आप उसके अंदर किसी भी एसेंशियल ऑयल के डाल दें। अगर आपके रूट्स के अंदर इचिंग की प्रॉब्लम है या जख्म बन जाते हैं, तो उसमें 3-4 कतरे, 3 कतरों से ज़्यादा नहीं डालने, टी ट्री ऑयल के डाल दें। अच्छा, ठीक है। अब आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, इसके अंदर थोड़ी सी ग्लिसरीन और थोड़ा सा एलोवेरा डाल दें। ठीक है। इसको अच्छे से फेंट ले, क्रीमी सा इसका टेक्सचर बन जाएगा। बहुत क्रीमी नहीं होगा, बट एक पेस्ट जैसी बन जाएगी। ठीक है, स्मूथ। जड़ों में भी इसको लगा सकते हैं और आप लेंथ एंड एंड्स पे लगा सकते हैं। देसी घी उनमें से एक, अगर ऑयलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये बालों से सही तरह निकल जाता है। लेकिन इसका ट्रिक ये है, मतलब 6 दफ़ा शैम्पू नहीं करना पड़ता, एक दफ़ा अच्छे से अपने बालों को रिंस करें, यानी कि अच्छे से उसके अंदर पानी डाल के ना जितना वो निकाल सकते हैं उसका जो है वो निकाल दें, और ये आधा घंटा आपने अपने बालों पे छोड़ना है। घंटों छोड़ने की जरूरत नहीं है, एक रात नहीं। आपने नहाने से पहले लगा लिया, अपने काम कुम के सर पे गर्म टॉवल एक रैप कर लिया, या जो स्टीम वाली कैप होती है, और उसके बाद आपने उसको रिमूव कर दिया और उसको रिंस किया। एक शैम्पू से मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अच्छे से निकल जाएगा, अगर पहले आप बाल रिंस कर लें। एक शैम्पू किया और उसके बाद लेंथ एंड एंड्स पे आप जो भी कंडीशनर यूज करते हैं लगाएं, 2 मिनट के लिए उसको छोड़ें और रिंस आउट करें। बड़ा फर्क पड़ता है मेरी जान। वो नजर आ रहा है, मेरी ऑब्जर्वेशन यानी सही थी बिल्कुल। तो कल मैंने फिर अपना मास्क लगाया, एक्चुअली वो बनाया तो पहले निधा के बालों पे लगाया जो मेरी स्टाइलिस्ट है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने कहा कि यार मैं भी लगा लेती हूँ, फिर मैंने भी मिक्स करके ना अपने बालों में लगा लिया, बिकॉज द पॉइंट इज दूसरों को जब बताते हैं तो खुद भी करना चाहिए। और मुझे पता था मैंने अब शावर लेना है, तो मैंने आधा घंटा पहले सर पे लगा लिया, बाकी के काम कुम बच्चे बुच्चे ये वो, और फिर जाके नहा लिया। हम एक्चुअली जिंदगी बड़ी मुश्किल अपनी कर लेते हैं।
रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। मैंने अपनी रेसिपी बता दिया, अब आप अपनी बता दी। अपनी बताती हूँ। आज हम बना रहे हैं शाही कीमा पुलाव। शाही कीमा पुलाव। और ये पुलाव से डिफरेंट है, इसलिए हमने इसको शाही कहा है और मैं बताऊंगी वो कैसे डिफरेंट है। और जो आपने बताया, आप देखें ना, कीमा और चावल सारे बच्चे भी सारे, इंजॉय करते हैं बिल्कुल। खाना। तो इस तरह की अगर हम थोड़ी डिफरेंट चीज़ें बना दें तो कीमा और चावल के बजाय एक तो एक ही डिश में चीज़ तैयार हो हाँ गई। जी। और शाही अब कैसे है वो आप बताएंगे। बिल्कुल। व्यूअर्स, इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। शाही कीमा पुलाव के लिए चावल 1 किलो, यखनी हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला साबुत 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चम्मच, तेज़ पत्ता 2 से 3 अदद, दालचीनी आधा चाय का चम्मच, प्याज 7 से 8 अदद, टमाटर 1 अदद, दही आधा कप, तेल हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्च 3 अदद, अदरक 1 खाने का चम्मच। व्यूअर्स, इसमें सबसे पहले आपने ये करना है, चावल जो है वो आप भिगो देंगे, यखनी तैयार करके अपने पास रख लीजिए। और एक पैन में हम ऑयल लेंगे, उसमें प्याज को हम गोल्डन करेंगे और उसमें हम कीमा ऐड करके अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरह भूनेंगे। जब चिकन का जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा तो उसमें हम साबुत गरम मसाले और जितने मैंने आपको पाउडर फॉर्म में बताए हैं वो सारे ऐड करके और थोड़ी सी यखनी ऐड करेंगे। जब कीमा गल जाएगा तो फिर उसमें हम जो है वो राइस ऐड करके और साथ यखनी ऐड करके और इसको इतना कुक करेंगे कि चावल हमारे कुक हो जाए और फिर उसको हम दम पे रखेंगे। और एंड में जो इसकी गार्निश है वो हम सिर्फ करेंगे ब्राउन प्याज के साथ। और ये शाही इसलिए है क्योंकि इसमें हम जो ज़ीरा इस्तेमाल कर रहे हैं वो काला ज़ीरा है, जिसको शाही ज़ीरा भी कहते हैं। और नॉर्मली पुलाव में जो है वो दही ऐड नहीं होता, लेकिन हम इसमें ऐड कर रहे हैं क्योंकि कीमा है तो उसको एक अच्छा सा फ्लेवर हम देंगे ताकि वही फ्लेवर जो है वो हमारा पुलाव के अंदर जो है वो आ जाए। और दम खुलने के बाद इसको हम सर्व करेंगे रायता और सैलड के साथ। अब देखिए ना व्यूअर्स, कितनी अच्छे अंदाज में शेफ तैयबा ने एक्सप्लेन भी किया। मैं यही तो बात आपको बताना चाहती हूँ व्यूअर्स कि कोई भी इंसान इंडिपेंडेंटली सक्सेसफुल नहीं होता, बिल्कुल, उनके साथ एक टीम होती है। Definitely. अगर इतने काबिल और ब्रिलियंट शेफ्स हमारे साथ ना हो, जैसे कि अभी मैंने म्यूजिशियंस की बात की, तो उसी तरह एक एंकर के लिए उसकी जो टीम है, एक तो बैक एंड पे टीम होती है, एक टीम होती है जो ऑन एयर आपके साथ एक सपोर्ट होती है। ये सारे लोग मिल के एक इंसान को कामयाब बनाते हैं। तो जब हम व्यूअर्स कामयाबी की बात कर रहे हैं तो आज हम ट्रिब्यूट एक बहुत कामयाब और ब्रिलियंट पर्सनैलिटी को देना चाह रहे हैं। अब वो इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनका काम इट विल लिव ऑन फॉर एवर एंड ऑफ कोर्स उनके बच्चे और उनकी फैमिली की वजह से। अब नैयरा नूर साहिबा के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, एक बेहतरीन प्लेबैक सिंगर। 1970s में आपने सिंगिंग का आगाज़ किया पाकिस्तान टेलीविज़न से और फिर आपने नासिर काज़मी और फैज़ अहमद फैज़ जैसे फेमस शायरों के लिखे हुए गज़लें भी गाईं। मेहदी हसन और अहमद रुश्ती जैसे लेजेंड्स के साथ परफॉर्म करने का भी एजाज़ आपको हासिल हुआ। और उसके साथ साथ आपकी सर्विसेज को रिकग्नाइज़ करते हुए वही अवार्ड्स जिनके बारे में हमारे बहुत ही प्यारे डॉक्टर उमर आदिल कल बात कर रहे थे कि कहाँ गए निगार अवार्ड्स, तो उनको निगार अवार्ड से भी नवाजा गया, बुलबुल पाकिस्तान का टाइटल भी आपको मिला एंड ऑल्सो गवर्नमेंट की जानिब से आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। व्यूअर्स, इस ग्रेट पर्सनैलिटी की हम बात करेंगे। आपको हमसे रुखसत हुए हुए अगस्त में आपकी डेथ हुई थी और अब 1 साल से ज़्यादा गुजर गया है। अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। आज इस ब्रिलियंट आर्टिस्ट को ट्रिब्यूट पेश करेंगे और ट्रिब्यूट पेश करने के लिए हमारे साथ हमारी इंडस्ट्री के जीनियस डॉक्टर उमर आदिल होंगे ब्रेक के बाद। पास रहते रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया।
लाजवाब लाजवाब, बहुत अमेजिंग उम्दा। अमेजिंग। हमारे साथ अमन अली हैं, बहुत ही ब्रिलियंट और टैलेंटेड सिंगर हैं, वो तो आपने खैर देख ही लिया है। एंड ट्रिब्यूट का आगाज़ हमने इनकी ही आवाज़ से किया। थैंक यू सो मच बेटा। आई नो कि आजकल बहुत हैवी टाइम है, मसरूफियत है आप लोगों की, सारे आर्टिस्ट की बहुत ज़्यादा, क्योंकि विंटर्स में वैसे ही ज़्यादा हो जाता है काम, बट आपने स्पेशली ट्रिब्यूट के लिए वक्त निकाला। थैंक यू मेरा बेटा, बहुत शुक्रिया। ये मेरी मोस्ट फेवरेट सिंगर है नैयरा नूर जी, और इनका वोकल बेहद मुझे पसंद है। बहुत उम्दा सिंगर माशाल्लाह, बहुत ही उम्दा सिंगर। और ऑफ कोर्स द मैन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन, आवाज़ ही काफ़ी है, चेहरा तो दूर की बात है, आवाज़ ही इनकी कोई सुनता है तो कहते हैं आप डॉक्टर उमर आदिल की बात कर रही हैं, उमर आदिल साहब हैं। तो बिल्कुल द वेरी वेरी टैलेंटेड, द वेरी ब्रिलियंट, हमारे सुपरस्टार जीनियस जो हमें गाइड करते हैं, बेहतरीन होस्ट, बेहतरीन इंसान, एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉट जस्ट अबाउट मीडिया। मैं आपको चैलेंज करती हूँ व्यूअर्स, कोई भी बात डॉक्टर साहब से आके करें, उनके पास सिर्फ सरफेस लेवल नॉलेज नहीं होगी। यही तो ब्रिलियंस है ऑफ द ग्रेट डॉक्टर उमर आदिल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम जुगन। अब रोज रोज ये कहोगी तो मैं हर रोज कुछ नया कहूंगी ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਦਕਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਂਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੱਚੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। और ये आपके साथ बैठे हम इसको आज ही ज़िबा करते हैं। हमारे साथ है इस्मा असलम, बहुत ही प्यारी और टैलेंटेड हमारी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, होस्ट हैं, एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, और नैयरा जी की बहुत बड़ी फ़ैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो, स्पेशली इतने स्पेशल शो में जहाँ पे हम अपने लेजेंड्स को याद कर रहे हैं। आज नैयरा नूर साहबा को याद कर रहे हैं। आजकल ऑटो ट्यून के दौर में जब पुराने गाने सुनते हैं हम, तो पता चलता है कि वोकल्स जो थे उस वक्त और कितनी मेहनत होती थी कुछ बनने में, सिंगर बनने में। आजकल तो आपको पता ही है ऑटो ट्यून पे सब कुछ चलता है। बट यू सी दैट्स द थिंग इज़, आप सोचें कि जिस तरीके से अभी जी अमन ने परफॉर्म किया, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इसी तरह से गाने रिकॉर्ड होते थे उस वक्त। जी एक जरा सा कुछ ऊंच नीच हो गया तबले पे या आवाज में या किसी एक चीज में, और वो पूरा गाना फिर से री रिकॉर्ड होता था। खैर मैं आपको क्या बताऊंगी, डॉक्टर साहब से बेहतर कौन है गाइड हमें करने के लिए। इसी पे हम बात करेंगे अभी आगे जाके। डॉक्टर साहब लेट्स स्टार्ट एट द बिगिनिंग। बिल्कुल। नैयरा जी पैदा हुई इंडिया में, लेकिन देन शी माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। कुछ उनके अर्ली इयर्स पे बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और उसमें जुगन बात है कि इंडिया एक बहुत बड़ा सब कॉन्टिनेंट है, तो स्पेसिफिकली एरियाज़ के अंदर अपनी अपनी म्यूज़िकल ट्रेडिशंस हैं। जहाँ पे नैयरा जी पैदा हुई उस शहर का नाम है गुवाहाटी, और गुवाहाटी है आसाम में, सिक्किम के पास, और ये बिल्कुल वेस्ट बंगाल से आगे जाके वहाँ पे है। सर वहाँ पे एक अजीब म्यूज़िकल माहौल है। जो बंगाली ट्रेडिशन ऑफ म्यूज़िक है, जो वहाँ पे गायक हैं, वो बाकी पूरे इंडिया से मुख्तलिफ हैं। नैयरा जी खुद कहती हैं कि शी वॉज देयर टिल अबाउट द ईयर 1958 में वो कराची आई हैं, एंड शी वॉज बॉर्न इन 1950, तो 8 साल की थी। मगर आप आसाम को वो याद करती थी अपने हर इंटरव्यू में। आसाम एक बेइंतहा ज़्यादा ज़रखेज़, हरा भरा, दरख्तों और जंगलों से भरा हुआ इलाका है, जहाँ बहुत सुकून है, और वहाँ पे बजदा सारा दिन लोगों के कानों में न्यू थिएटर्स कलकत्ता का म्यूज़िक था, जिनके अंदर पंकज मलिक, कानन बाला, BN सरकार, उसके बाद आप यकीन कीजिए कि जो बेहतरीन इंडियन फिल्म म्यूज़िक हो सकता है वो वहाँ पे तैयार हो रहा था। एंड शी ग्रू अप लिसनिंग टू ऑल दैट। सर लोग कहते हैं कि आपका उस्ताद कौन था? जहाँ तक नैयरा का ताल्लुक था, उनका उस्ताद ग्रामोफोन प्लेयर था, और उससे बेहतर क्या उस्ताद होगा, क्योंकि आप बेहतरीन गायकी को सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, कानों के ज़रिए जहन में बिठाते हैं, और ये बड़ी आला बात थी। नैयरा अपने बचपन के बारे में एक बात कहती जो मैं यहाँ रिपीट करना चाहती हूँ। कहती थी मैं बड़ा हाइपर चाइल्ड था, और चूँकि दरख्त बहुत थे ना, आप लगता ही ना कि हाइपर थी एज अ बच्चा। और कहती हैं कि मेरी वालिदा कहती थी नैयरा हर शाम तुम्हें घर लाने से पहले मैं किसी दरख्त से तुम्हें उतारती हूँ, यानी कि खेलते खेलते वो दरख्तों पर चढ़ी होती थी, ये सारा किस्सा। मगर बात वही है, आप अपने बचपन में जो सुनते हैं, जो गाना सुनते हैं, जो गुफ्तगू सुनते हैं, जो लहजा, जो तलफ़ुज़ सुनते हैं, आप वही अदा करना शुरू कर देते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल के माएँ बच्चों को PTV दिखाएं, और PTV के पुराने म्यूज़िक के ऊपर बच्चों की ट्रेनिंग करें, उनके कानों की। जुगन मैं और आप अपने गले की ट्रेनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ने गला नहीं दिया, कान तो दिए हैं, तो कान की तरबियत कर लें। और कान की तरबियत अगर आप कर लें तो यकीन कीजिए अमन अली जैसी उम्दा गुलकाराओं की हर चीज़ हमें ज़्यादा समझ आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आई नो मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रही हूँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि फिर आपने अपने कानों को किस तरह ऐसे
इन ट्यून किया आपका बचपन मेरी ख्वाहिश है कि किसी दिन 1-on-1 आपकी लाइफ के ऊपर मैं इंशाल्लाह interview बिल्कुल करेंगे। लेकिन मैं ये बगैर किसी अबहाम के एक बात कहना चाहता हूँ। आई वॉज बॉर्न विद पाकिस्तान टेलीविजन, वी वर बॉर्न द सेम ईयर, बिल्कुल आप यकीन कीजिए। और मेरी जनरेशन ने सबसे पहले जो चीज़ें सुनी हैं वो सब की सब पाकिस्तान टेलीविज़न से होने वाली मुख्तलिफ नशरियात में सुनी हैं। हम बात करते हैं ना सब लोगों की, जब आप मुझे कहते हैं कि बहुत बड़े इंसाइक्लोपीडिया, कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं है, सिर्फ हमने बचपन में देखा और सुना इसी चैनल को। ऐसे लगता है जब मैं इस प्रोग्राम में आता हूँ कि जैसे मेरा अपना बचपन रीलिव कर रहा है। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है कि बच्चों का प्रोग्राम आता था 5 बजे से 5:30 बजे तक। वो अकड़ बकड़ होता था, सच गप होता था और टाल मटोल होता था। एंड दैट वॉज नैरा's फर्स्ट एंट्री। शी एक्चुअली स्टार्टेड हर PTV करियर इन अ पर्टिकुलर कॉमेडी प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन। ये सेसमी स्ट्रीट से इंस्पायर होके शुएब हाशमी साहब और सलीमा हाशमी साहिबा ने बच्चों के लिए टेलीविज़न प्रोग्राम शुरू किए, जिसके एंड के अंदर एक आइटम होता था कि नैरा को बिठाया होता था इसी फ्लोर के ऊपर ज़मीन पे, उसको एक चादर दी होती थी और बाल यहाँ तक गिरे होते थे। कई लोग कहते थे गाती बहुत अच्छा है लेकिन बेचारी के कान नहीं हैं, तभी तो अब देखें बालों से कवर किया था कान नजर ना। कई कहते थे गाती बहुत अच्छा है मगर यदि लत्ता कोई नहीं, तभी तो पोलियो की वजह चादर देती हुई होंगी। अल्लाह माफी मैं दे। बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। आप PTV के पुराने प्रोड्यूसर से पूछिए, उनसे सब ये सवाल करते थे। नहीं वैसे एक बात बताओ, ऐसे सवाल होते हैं बिल्कुल सही होते हैं। बिकॉज डॉक्टर साहब एट वन पॉइंट ना बहुत वजन कम करने का मुझे भूत सवार हुआ और मेरा वजन 45 किलोज पे चला गया। अब 5'4" पे 45 किलोज इज रिडिकुलस। खैर बहुत उतर रहा था तो उतारती चली गई। अच्छा, किसी ने मेरे प्रोड्यूसर से यही सवाल पूछा कि एनू पूछो कि एदी तबीयत ठीक है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा उसे को चेक कराए कि एनू रीढ़ दी हड्डी दी TB ते नहीं हो गई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खंघ नहीं आंदी लेकिन ए हाल हो जाता है। मैंने कहा है, बट इट्स ट्रू, इट्स अ ब्यूटीफुल इनोसेंस दैट आवर व्यूअर्स हैव। एब्सोल्युटली दे हैव। एंड उस ज़माने में चूंकि इतना एक्सप्लॉइट नहीं होता था कोई भी फनकार, तो हम उनको हफ्ते में एक दफ़ा देखते थे। मगर मैं आपको ये बात बताऊं कि ये जो सेहरा है नैरा को टेलीविज़न पे लाने का, ये मुनीज़ा हाशमी के सर है जो फैज़ साहब की दुख्तर हैं। और मेरे ख्याल में इस इंट्रोडक्शन का जितना अच्छा एहसान नैरा ने फैज़ साहब को गा के उतारा है, मैं ये वाकई समझता हूँ कि फैज़ साहब पे 3 ख़वातीन पे का ख़ास फैज़ है। एक मलिका तरन्नुम मादाम नूर जहाँ, एक बीबी इकबाल बानो और एक नैरा नूर। सर ये तीनों बीबियाँ अगर फैज़ साहब को ना गाती तो मुझ जैसे जाहिल और अवामुन्नास फैज़ साहब की शायरी को उस तरह ना जानते। मैं आपको सच बता रहा हूँ। एक बात याद रखिए सर, हमारी जो गुलकाराएँ हैं इन्होंने सिर्फ गुलकारी नहीं की, PTV की गुलकाराओं ने अदब की खिदमत की है, इसलिए कि बेहतरीन कलाम को चुना, उसको बेहतरीन धुनों में बांधा और आपके सामने पेश किया। ये बात है सर सारी। यहाँ पे एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, देखें डॉक्टर साहब आप खुद एक बेहतरीन होस्ट और उसके साथ साथ 2 और आपके होस्ट, तो आज हम आपका ब्रोस्ट बनाएंगे आपसे सवाल कर करके। Absolutely. तो अब ब्रेक के बाद वापस आएंगे ऑफ कोर्स नैरा जी को ट्रिब्यूट पेश करते हुए और ऑफ कोर्स आपके सवाल से। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जज्बाए दिल घर में चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए। ए जज्बाए दिल घर में चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए। मंजिल के लिए दो
बात है, बहुत Beautiful, उम्दा, बहुत beautiful. उम्दा। जुगन ये जो गाना इन्होंने भी गुनगुनाया, ये मेरी पहली याद है नैयरा नूर साहबा को लेके। टीवी पे जब मैं बहुत छोटी थी तो हम पीटीवी था सिर्फ, तो जो डॉक्टर साहब ने भी बात की थी कुछ देर पहले कि उर्दू सीखी हमने, मैंने क्योंकि मैं पंजाबी फैमिली से हूँ तो मैंने उर्दू पीटीवी से सीखी है। वाओ। अब हम देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जैसे मेरे भाई के बच्चे हैं, उन लोगों को उर्दू उतनी अच्छी नहीं आती, वो तो स्कूल में इंग्लिश सीखते हैं। और वो यही प्रॉब्लम Yeah. मेरे साथ हुई। डॉक्टर साहब ने कितनी दफ़ा आपसे ये बात, इस बात का गिला किया है। देखिए, माँ बाप हमेशा दे डू द बेस्ट दैट दे कैन। जब मैं छोटी थी तो आई गेस ये वाली चीज़ होती थी कि अंग्रेज़ी आनी चाहिए बच्चों को, अंग्रेज़ी आनी चाहिए बच्चों को। और क्योंकि हमारी फैमिली में बच्चों को बाहर भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए, कभी कभी बोर्डिंग में भी, और कभी कभी ऐसा होता है कि अपने FA के बाद या A लेवल्स के बाद भेज दें, तो यही वाला प्रॉब्लम आया। और मैंने भी उर्दू बोलनी, जितनी भी अब थोड़ी बहुत बोल लेती हूँ, वो मैंने PTV से ही सीखी, PTV ज्वाइन करने के बाद। यानी कि इंस्टीट्यूशन अपनी जगह खड़ा है, इंस्टीट्यूशन में आप दाखला लेंगे तो कुछ बनेगा ना। बात बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अब बात यह है कि इन्होंने कहा कि इनकी भी अव्वलीन याद नैयरा नूर के हवाले से ये गज़ल है। मैं इसमें थोड़ी सी एक आपको बात बताऊं कि जो लोग इंतखाब करते हैं कलाम को देखकर कि कलाम अदब में किस मकाम पे है और फिर उसको गाते हैं, ये नहीं कि जो गीत गज़ल दे दी वो गा लिया जाए। थोड़ी सी आप बैकग्राउंड समझिए। जो कि मेरा मामला ये हो गया कि इन तमाम चीज़ों के पीछे जो कहानी है वो मुझे अब याद है और मैं चाहता हूँ कि लोगों को सुनाऊँ। नैयरा की पहली ये गज़ल थी बाकायदा, जो उन बच्चों के प्रोग्रामों के बाद उन्होंने टेलीविज़न पे ब्लैक एंड वाइट ज़माने में पेश करनी थी। द ईयर वॉज 1974, मई के महीने में ये गज़ल रिकॉर्ड हो रही थी। अब उनकी एक फेवरेट आइडल जो थी, जिनको वो बहुत आइडलाइज करती थी नैयरा, जिनको बहुत पसंद करती थी, वो बेगम अख्तर थी, अख्तरी बाई फैज़ाबादी। और अख्तरी बाई फैज़ाबादी भी बेहतरीन शायरों की बेहतरीन चीज़ सुनती थी। उनके एक फेवरेट शायर थे, इनका नाम था behzad लखनवी। behzad लखनवी साहब को आज लोग जानते नहीं, मगर बेगम अख्तर की बहुत मशहूर गज़लें भी उन्हीं की लिखी हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे। और उसके बाद जब नैयरा का वक्त आया तो नैयरा ने, ज़ाहिर है कि बेगम अख्तर की कोई चीज़ नहीं गानी थी, तो उन्होंने सोचा कि वाई शुडंट आई सिलेक्ट द पोइटिक वर्क ऑफ हर फेवरेट पोइट behzad लखनवी। और ये गज़ल जो आपने भी पेश की, ये behzad लखनवी साहब की है। आप ज़रा क्वालिटी हम सुन लेते हैं, महसूस नहीं करते कि कहा क्या जा रहा है। ए दिल की खलिश चल यूं ही सही, चलता तो हूँ उनकी महफिल में, उस वक्त मुझे चौंका देना जब रंग पे महफिल आ जाए। मतलब क्या क्वालिटी है। इसलिए मैं जब कहता हूँ कि आपने सिर्फ ज़बान या तलफ़ुज़ नहीं, बल्कि शायरी और उसके माने और तशरीह और तफसीर भी अगर सीखनी है तो ये बेहतरीन चीज़ें सुने और उसके बाद महसूस करें। जुगन, एक मसला है और वो मसला ये है, मैं सबको कहना चाहता हूँ और मैं दुआ देता हूँ आपको कि खुदा करे कि सब लोग उस हादसे का शिकार हों जिसे हम लोग मोहब्बत कहते हैं। मोहब्बत के बगैर, ये आप कल से कह रहे हैं और हम सहम भी रहे हैं और परेशान भी हो रहे देख, हैं। परेशान ये है कि जुगन बहुत अरसे से तुम्हें इस हादसे के साथ दो चार नहीं होना पड़ा। एक वक्त था जब जुगन भी इस हादसे से रिकवर कर रही थी, मगर अब तो देखिए ना, हाँ जी, और घरदारी के और ऊपर बारी हो दीवारों में गई। टकरे भी मार रही थी। नहीं, देखिए बात ये कि व्यूअर्स देखें, इंसान अपने लिए हज़ार चीज़ें सोचता है, हमारा रब हमारे लिए उससे कहीं गुना बेहतर प्लान, द अल्टीमेट प्लानर इज़ अल्लाह मियाँ। और बात ये है कि व्यूअर्स, ये भी गलत बयानी है। लोग अक्सर कहते हैं कि नहीं मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। देखिए, फैसल से मेरी मर्जी की शादी है, ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ पसंद, कोई ना कोई मामला था जो हुई, राइट, अगर एक पसंद की चीज़ है। उसके अलावा ऑब्वियसली लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स, अब इतनी ज़िंदगी जी ली है, इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे कोई पसंद आ जाता है, आपको लगता है कि शायद एक किसी इंसान के साथ आप अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और वो चीज़ नहीं हो पाती। ये एक नॉर्मल ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर हम इसको भी वर्बली नॉर्मलाइज कर दें तो शायद माशरे में बहुत सी जो एक चीज़ें हवा बन जाती है वो ना बने। हम ये नहीं कह रहे कि कोई बेहयाई या कोई नेगेटिविटी की तरफ जाए, लेकिन पसंद की शादी तो आपका मजहब भी आपको अच्छा, अलाउ गल में ऐसे छेड़ देती है, गल आगे चलेगी। इससे होता क्या है, इससे होता क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्यों मोहब्बत इतनी जरूरी है कामयाब होने के लिए? इसलिए कि जब तक मोहब्बत नहीं होती, इंसान अपने आप को नहीं जानता कि आप किस हद तक जा सकते हैं, आप किसी के लिए कितनी कुर्बानी कर सकते हैं, आप अपनी अना का कीमा कैसे बना सकते हैं। आपके अंदर सबसे बेहतरीन चीज जो मोहब्बत करता है। एक सवाल है। नहीं, बात सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है वो जो कुर्बानी वाली बात है ना, वो तो आप अपने घर वालों के लिए भी देते हैं। नहीं, इट्स डिफरेंट। मैं एक नहीं, बात बड़ी बताऊं, different चीज़ आप अपने घर वालों के लिए भी ना एक लिमिट तक करते हैं। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, माँ बाप आखिरी सांसें ले रहे हो, भाई बहन ले रहे हो, फिर आप किसी भी एक्सट्रीम पे चले जाते हो। लेकिन मोहब्बत वो वाहिद चीज़ होती है, डॉक्टर साहब आई एग्री विद यू 100%,
जहां पे एक्चुअली आपको अपनी वर्स्ट और अपनी बेस्ट साइड दोनों एक ही टाइम पे नजर आ और रही अपनी होती हैं। एक्सटेंट भी कि टू व्हाट एक्सटेंट कहाँ कैन तक यू जा गो। सकते मगर हो? एक बात मैं फिर से वापस लाऊंगा, मोहब्बत को सही समझने के लिए और एंजॉय करने के लिए नैयरा जैसी आवाज़ें और उनकी गाई हुई चीज़ें उनको सुनना बहुत ज़रूरी है। जुगन, मैं ये इतराफ़ करना चाहता हूँ एक वक्त मुझ पर भी था जब लोग मुझसे बेतरह मोहब्बत करते थे और मुझे भी कभी कभी हो जाती थी। उस ज़माने में नैयरा की गज़ल थी, हर चंद सहारा है तेरे प्यार का दिल को, रहता है मगर एक अजब खौफ सा दिल को। मैं जिनको सुना रहा हूँ उनको समझ आ रही है ना, दोनों ने मिलके कितनी दफ़ा ये गज़ल सुनी और दोनों को ये सहारा था एक दूसरे के प्यार का। मगर मोहब्बत एक अजब चीज़ है, उसके अंदर रहता है एक अजब खौफ सा दिल को। तो जो आप बात कहती है ना, ख़त्म हो जाता है ताल्लुक़, ये होना होता है, मगर इसका खौफ जो है लम्हा मौजूद के लुत्फ़ को उसको मार नहीं करना चाहिए। अभी जो हम बात कर रहे हैं अच्छा, वो लेकिन बात- हमने पीटीवी पे मैं ऐसा टॉपिक शुरू कर था, माफ़ कर दो प्रोड्यूसर साहब, मैंने मोहब्बत का मौजू ही ऐसा है, मगर आइए हम मोहब्बत करें नैयरा नूर की गायकी के साथ। जी, बिल्कुल फरमाइए। सही। वो देखे ना, खुद एहतसाबी खुद ही कर लेते हैं, इसलिए हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं होती ब्रेक में। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन मेहरबानी है दैट। बहुत। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अक्सर कहा जाता है कि टीवी पे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन बात यह, जब आप लोगों की जर्नीज़ की बात करते हैं और उनकी ज़िंदगी की बात करते हैं, जब आप मेजर पहलू निकाल के बाहर सुट देते हैं, तो वो फिर इंसान एक, फिर तो वही है कि आप ऑनलाइन जाके विकीपीडिया पे जो भी उन्होंने सही गलत लिखा हुआ है पढ़ लें। द फैक्ट इज दैट टू नो पीपल यू हैव टू नो देयर जर्नी। Absolutely. और इसीलिए तो हम डॉक्टर उमर आदिल को कहते हैं कि आप आएँ, क्योंकि वो कहानी हमें बताते हैं, सिर्फ फैक्ट्स नहीं थ्रो करते। तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये कि मोहब्बत के बगैर कोई फनकार भी मुकम्मल नहीं होता। हम नैयरा की बात कर रहे हैं। इन वेरी अर्ली डेज इन द 70s नैयरा वाज एक्चुअली स्टडिंग टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग एट NCA। और उस ज़माने के अंदर वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे, और बाद में उनमें से एक स्टूडेंट ऐसा था जो कि PIA में चला गया और बड़ा खुशरू और खुशगुलू था। अगर नैयरा को इस मोहब्बत की तकमील ना मिलती तो नैयरा की अपनी ज़ात की तकमील भी ना होती और गायकी रह जाती। शहरयार ज़ैदी साहब जो उनके शौहर बने, शेरी, इस कदर मोहब्बत करने वाले शौहर थे। ही वॉज सो रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स नैयराज आर्ट। सबसे बड़ी बात होती है कि गायिका को ऐसा शौहर मिले जो उसके फन की इज्जत करे और उसकी भी इज्जत करे। और उन्होंने कभी भी उनको रोका नहीं। भाई बहुत बढ़ावा दिया, वो खुद गाते थे। आप यकीन कीजिए, दोनों ने मिलके एल्बम्स की हैं, टेलीविजन पे कभी एक साथ नहीं गाया, मगर वो जिस फैमिली को बिलोंग करते हैं, उनमें शाहनवाज ज़ैदी साहब हैं, आप शायद Brilliant जान, man. किस कदर उम्दा आदमी, शायर, आर्टिस्ट, हर चीज़, यार साहब गुलूकार। भी क्या प्यारे इंसान। क्या, और And then उनके उनके भाई- बच्चे देखिए, बच्चे, बिल्कुल। नैयरा जी के बॉयज। मगर एक मैं शेरी के बारे में बात कहना चाहता हूँ, किस कदर नफीस आदमी, किस कदर नस्तालीक आदमी। मैंने बहुत कम लोगों को अपनी बीवी के आर्ट से इतनी मोहब्बत करते देखी है। He was her biggest fan. बिगेस्ट फैन। और आप यकीन कीजिए, वो ये मानते थे कि मैं तन्हाई में अपनी बेगम को ये फरमाइश करता हूँ कि नैयरा ज़रा ये सुनाना। कौन सुनता है? बेगम की तो बात, बेगम की आवाज़ यकीन कीजिए कि जैसी भी हसीन क्यों ना हो, शौहर के कानों को अच्छी नहीं लगती। तो शेरी आप कमाल आदमी है। अच्छा, जुगन, ये जरा और बात फैसल है। को फोन करके हाँ, जरा कभी करके कहा है पूछ रहे हैं। उन्होंने कुछ करके दिखाओ? नहीं, वो यही कहता है कि जान चुप करके मूवी देखते हैं। जानी चलो घर में आओ। होश ना बना करो, अच्छा, बिल्कुल। पहले ना डिस्क्लेमर दे देता है, कहते हैं अच्छा, चलो वो लोग खाना तमाम- खाते हैं लेकिन तमाम- चुप करके खाएं। तमाम वो लोग जो कि मेरी तारीफ को समझ रहे हैं कि मैं शेरी की तारीफ कर रहा हूँ, शाहनवाज ज़ैदी साहब की बात कर रहा हूँ, शहरयार ज़ैदी साहब की बात कर रहा हूँ। आजकल के बच्चे उन्हें उनकी गायकी की वजह से नहीं जानते। आजकल उनके बच्चे फैसलाबाद के उस ठरकी बुड्ढे की वजह से जानते हैं जो सैमा चौधरी का मियाँ था। और शेरी को अकल कर, तो कित्थों कित्थे पहुँच रहे हैं यार। हाय हाय, किधर निकल गए आप फिर? अच्छा, वापस आ जाए। बट वही वाली चीज़ है ना कि एट द एंड ऑफ द डे एक अच्छा ताल्लुक आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता बिल्कुल। है। लेकिन एक चीज़ जिसके लिए नैयरा जी रिनाउन है, फेमस है, वो उनकी सादगी। मैं यही बात करने चाह रही उनकी थी कि किसी भी आर्टिस्ट को आपने इतना सादा देखा है, कोई मेकअप नहीं, कोई मतलब वो होता है कि चमकीले ड्रेसेस या अब बहुत देखिए ना, ज़्यादा और या एक उनका बहुत स्टाइल ज्यादा। बन जाता है। जैसे कि आबदा परवीन, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, उनको सेहत जी। दे, व्हाट अ फिनोमिनल पर्सन, का तो नाम लेते हुए जबान जो है ना बिल्कुल वैसे ही ऐसी। लड़खड़ा जाती है। आबदा जी की भी एक लुक है। नैयरा जी ने कोई लुक नहीं बनाई कभी, उनका कोई स्टाइल नहीं था कि बस वो सिर्फ साड़ियाँ पहनती हैं या व्हाटएवर। उनकी सादगी जेन्युइन वाली, बिल्कुल अपने आप को जीरो करने वाली सादगी थी। कुछ इसके बारे में हम बात देखिए, करें। बात यह है कि जिसका गला इतना उम्दा हो उसको शायद और गिमिक्स की ज़रूरत नहीं होती। नैयरा एक बेइंतहा खामोश, कम गो,
इंतहाई सादा खातून थी। सादा का मतलब ये है कि कभी बात भी ऐसी नहीं कही जो कि चौंका देने वाली हो। शी वॉज अ वुमन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स। मेरी जितनी उनसे मुलाकातें हैं, बल्कि कई दफ़ा तो मैं देखता था कि वो बहुत घबरा जाती थी और बहुत बात नहीं करती थी। शी वुड नॉट स्पीक अबाउट मैनी थिंग्स। अपनी गायकी के बारे में भी बहुत कम बात करती। तैयार ऐसे होके आती थी, यकीन कीजिए, कॉटन का वॉयल का सूट जो पिछले साल का डिज़ाइन होता था और साथ शिफॉन का रंगा हुआ दुपट्टा, और वो भी यूं गले में डाला हुआ जैसे कि डालने का हक है। मगर क्या कभी किसी ने उनके फैशन की कमी को महसूस किया? ना। क्योंकि जब गला अपना रंग दिखाता था तो एक सहर तारी हो जाता था। सब कुछ बात भूल सिर्फ ये है जाता कि लोग अपना फोटे पहचाने। अगर हम बहुत बड़े गुलकार हैं तो हमें फैशन मॉडल बनने की ज़रूरत नहीं है, हमें ट्रेंड सेट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये बात अब माशाल्लाह बहुत से लोगों को समझ आ गई भी है। आ गई। उसके बाद भी बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिन्होंने गले की तरफ तवज्जो दी और बाकी चीज़ों पे। मगर देखिए, सम पीपल आर लार्जर देन लाइफ, देयर पर्सोना इज़ लार्जर देन लाइफ। तो इसलिए उनका इमेज, उनके फैशन, उनके कपड़े और जेवरात, वो भी दे गो वेरी वेल विद दैट। बात सिर्फ ये है कि आपका असल काम अच्छा हो। अगर असल काम अच्छा और मजबूत है, फिर आप जो मर्जी पहने, जो मर्जी ओढ़ें, वो उसके साथ मिल जाता है, उसके आगे राह में नहीं आता। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरी ना उनसे मुलाकात नैरा जी से बचपन में हुई। जी, जब जी। मैं बहुत छोटी थी, उस स्टेज पे आपको किसी भी सिंगर का नहीं पता होता। आई थिंक आई वाज अ कपल ऑफ ईयर, मतलब 8-10 साल की होंगी, कुछ नहीं पता कि कौन सिंगर, क्या नाम भी नहीं पता होते इस एज पे। आई रिमेंबर कि मेरी जब उनसे पहली मुलाकात हुई थी, उसके बाद मैं जब घर आई तो वैसे, मतलब क्योंकि उनके बच्चों से भी दोस्ती थी और मतलब फैमिली में सब एक दूसरे को जानते थे। आई कांट टेल यू कि उनसे मुलाकात के बाद ऐसे लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी मामा है, ये तो बहुत लविंग, बहुत वो जो कहते हैं ना, जो बहुत प्यार करने वाली मॉम्स होती हैं जिनके पास आप जाते हैं, तो ऐसा लगा कि यार आप किसी के घर, जिस तरह अब हम कहते हैं ना प्ले डेट पे गए हैं, वो तो जब बाद में एहसास हुआ कि हाय रब्बा, मैं किसके घर में थी, वाह। किस ब्रिलियंट आदमी और किस ब्रिलियंट औरत के मैं घर में थी, जिन्होंने एक खूबसूरत सी दुनिया बनाई हुई है। उस दुनिया में आप एंटर हो तो जो सादगी आप स्क्रीन पे देखते थे, घर में भी उतनी ही सादगी, सिंप्लिसिटी, जुगन, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अनकॉम्प्लिकेटेड। आई हैव टू से समथिंग अबाउट माई एक्सपीरियंसेस। मैं आपसे चूंकि बहुत बड़ा हूं, तो जब तक मैं नैरा को मिला था तो वो भी बहुत बड़ी हो चुकी थी, मैं भी बहुत बड़ा हो चुका था। मुझे एक बात लगती थी, आई कुड जस्ट सी, ब्रेक आने वाली है तो उसके बाद हम बात कंटिन्यू करते हैं। क्या ख्याल है आपका? ऐसा करते हैं कि जो अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं उसको हम पिकअप करेंगे राइट आफ्टर द ब्रेक। आप हमारे साथ रहिएगा। तेरा साया जहाँ भी हो सजना, पल के विचार
बहुत आला बिल्कुल। इससे पहले कि कोई और बात करे, मुझे दो बातें कहनी हैं। एक तो जो सिलेक्शन ऑफ सिंगर्स हैं हमारे इस प्रोग्राम के लिए, वो कमाल हैं। अमन अली मेरी अपनी बहुत बड़ी मैं पसंदीदा गुलकारा है, मेरे प्रोग्राम में आती थी, हमने बहुत अच्छे प्रोग्राम साथ किए, मगर आज अमन जिस तरह गा रही है वो क़यामत है। और अगर हम अपने ऑर्केस्ट्रा का जिक्र ना करें तो हमसे ज़्यादा बेकदरा और नालायक और कूड़ कोई नहीं है। बिल्कुल मतलब कमाल कर रहे हैं। ये सिर्फ एक ट्यून नहीं बजा रहे हैं, वहाँ पे एक कहरवा नहीं बज रहा, ये पीसेस भी बजा रहे हैं, वो जो इंटरल्यूड के पीसेस हैं वो सब के सब बज रहे हैं। ये मजाक नहीं होता। ये बातें अमन या तुम्हें समझ आ रही हैं, मुझे समझ आ रही हैं। सर म्यूजिशियंस अगर बहुत अच्छा प्ले कर रहे हों, सिंगर के लिए बहुत आसानी होती है। आपने कई म्यूजिशियंस को देखा होगा कि वो ओरिजिनल पीसेस नहीं बजाते। जब आप पुराने ओरिजिनल पीसेस बजाएंगे तो मज़ा भी आता है और पुरानी यादें भी अच्छा, ताज़ा इस वक्त होती हैं। और इनसे उसके लिए बेहतर- एक्सपीरियंस हो ना। बिल्कुल इनसे बेहतर कोई है भी नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं, ये कौन लोग बैठे ये हैं? सब- मैं तो हैरान यूँ कि बुजुर्गों के साथ जो बच्चे बैठे हुए हैं, मेरी नज़र में डायरेक्ट एक बच्चा है जो तबला बजा रहा है, उसके चेहरे पे लिखा है कि वो उस्ताद है। मैं आपको साफ बता दूं बेटा जी, मैं तो मेरी दिन दुआ है कि अल्लाह ताला तो जिंदगी और कामरानी और बेइंतहा इज्जत दबे बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। और उसके साथ जो बैठा हुआ है बच्चा फ्लूट बजा रहा है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਕਰ ਅब्बास ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਕਰ अब्बास ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ तेरे सिर पे हुए। बाला जी समझ गए मैं जिन्हों का जिक्र कर रहे हैं, खुदा करे इंशाल्लाह ताला बिल्कुल। लेकिन एक बात मैंने कही, इससे पहले कि बच्ची सवाल करे, बात सिर्फ ये है कि हम बहुत जल्दी हमें ये बच्ची लेके जा रही है फ्रॉम द टेलीविजन renditions of Naira Noor, she has taken us to the cinema music फिल्म of Naira Noor। ये गाना सर जी याद किससे नहीं हले, ये एक फिल्म थी घराना, उसके अंदर एम अशरफ साहब की मौसीकी के अंदर और कलीम उस्मानी साहब ने लिखा। बात यह है कि मैं कुछ लोगों का जिक्र करना चाहता हूं ताकि लोग मुझे यहाँ से जाने के बाद ये ना कहें कि डॉक्टर साहब बड़ी ज़्यादती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे टेलीविज़न के लिए जिन कंपोज़र ने नईरा की आवाज़ को पहचान के बेहतरीन धुनें कंपोज करके उनको दी, उनमें खलील अहमद साहब और अरशद महमूद साहब। और फिल्म के अंदर जिन लोगों ने नईरा की आवाज़ के साथ इंसाफ की है, उनमें रॉबिन घोष साहब और एम अशरफ साहब। और सर अगर मैं रॉबिन घोष साहब का जिक्र नहीं करूंगा, जो अभी गाना आपने फिल्म आईना का शुरू में गाया, रूठे हो तुम तुमको कैसे मनाऊं पिया, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मेलोडीज पॉसिबल। और एक प्रोग्राम हमने वादा कीजिए कि रॉबिन घोष साहब पे करना है। हम भुला बैठे हैं उस कमाल के गुलकार को। मेरी उनसे, चूंकि मैंने टेलीविज़न के लिए उनके बहुत इंटरव्यूज़ भी किए हैं, तो मैंने एक दफ़ा शबनम जी भी बैठी थी, मैंने कहा शबनम जी आपके लिए कितना आसान है, ये ज़रा से नाराज़ हों तो आपने इन्हीं की ट्यून में ये गा, रूठे हो तुम तुमको कैसे मनाओ पिया। उन्होंने कहा मैं उनको नहीं मनाती बिल्कुल। तो मैंने कहा अच्छा फिर वो कुछ मनाते होंगे? कहने कि हाँ अलबत्ता ये गाते रहते हैं कि तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी। बात ये है कि अच्छा थोड़ी देर बाद ना इतने ना साढ़े प्रोग्राम का मसला है वे कि मेरी शायद कॉमेडी बहुत गाढ़ी हो गई है उम्र के साथ साथ, तो थोड़ी देर बाद सिंक इन करती है। नहीं मुझे तो फनी लग जाती है बात, बाकी सबकी लाइटें बाद में जलती हैं। अच्छा लाइटें वाकई बाद में जलती हैं। एक्चुअली बाकी जो लोग हैं ना वो एक मंजिल ऊपर बैठे हुए हैं, तो सीढ़ियाँ चढ़ते 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 हमारा फिक्रा थोड़ी देर लगाता है, वो एक टाइम लैप्स आता है बिल्कुल। बात तो सच है, बात तो बिल्कुल सच है, लेकिन कर देनी चाहिए। अच्छा ये बात मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा ब्रेक से पहले आप जी, एक बात फरमाइए, कर रहे थे, फरमाइए। ब्रेक से पहले आप बता रहे थे आपकी एक मुलाकात हुई थी जी, बिल्कुल, नईरा मैं जी से। बताना मैं चाह रही हूँ कि वो वाली बात ये ना कहना कि व्यूअर्स कहेंगे कि बात ब्रेक हुई तो भूल ही अच्छा गए। जुगन बहुत सी मुलाकातें हुई, लेकिन एक जो मुलाकात जो मेरी आखिरी मुलाकात है और वो उनकी गायकी को छोड़ने से कुछ देर पहले की है। शी लेफ्ट सिंगिंग फॉर द लास्ट 15 years ऑफ हर लाइफ। मैं तब देख रहा था कि नईरा इज़ अ डिस्टर्ब्ड सोल, वो अपने क्रिएटर की तलाश में है। वो वाकई एक बहुत ज़्यादा लगन में लगी हुई थी ताकि वो अपने आप को जान सकें और अपने खुदा को जान सकें। और उसके बाद लग रहा था कि वो गायकी छोड़ देंगे, मगर वो क्या मुलाकात थी। और मैं ये कहना चाहता हूँ वो मुलाकात मेरी करवाई ख्वाजा नजमुल हसन साहब ने। एक प्रोग्राम वो रिकॉर्ड कर रहे थे जो रिकॉर्ड हो गया, जिसकी होस्ट ताहरा सैयद और तौसीक हैदर थे, और जिसके अंदर नईरा और शहरयार जैदी साहब ने मिलके गाने गाए। वो तमाम गाने जो कि कानन बाला और गीता दत्त के थे और इस तरह ही पंकज मलिक साहब के थे, ख्वाजा साहब, उसकी टेपें आपके पास पड़ी हुई हैं। सर की फ़ायदा, वो प्रोग्राम दोबारा शुरू कीजिए और तब जो आज से 12 साल पहले आपने रिकॉर्ड किया था उसको दोबारा चलाइए। वाकई VTR हुआ हुआ है। ख्वाजा साहब थोड़े को नहीं तो मेरे को है नहीं, मैं चला देनी है फिर ना क्या जे कि मैं ये क्या किया बाहर। तो उस मुलाकात में कमाल मज़े का काम ये था कि एक जगह हम चाय पी रहे थे, ताहरा सैयद जो कि कमाल खातून है, महनाज जो कि कमाल खातून है और नईरा जो कि कमाल खातून है, तीनों बैठी हुई।
मैं कहना वा जो मज़ा गुलकारावां दी आपस दी कमेटी पार्टी सुनने का मज़ा आंदा है, भाई उनको क्या क्या उनको समझ आ रही थी। अच्छा, जहाँ तक महनाज का ताल्लुक है, आप जानते हैं कि कज्जन बेगम की वो बेटी, और ताहिरा का तो ताल्लुक आप जानते हैं मलिका पुखराज, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गज़ल सिंगर्स के साथ in the है। world. वहाँ पे एक चीज़ ताहिरा ने जिक्र किया कि नैरा, मैं नहीं गाती मम्मा की वो चीज़, मगर तुम गाती हो। और आज मैंने अपनी इस प्यारी बच्ची को कहना है कि मलिका पुखराज की वो चीज़ जो बेइंतहा पॉपुलर हुई और बाद में टेलीविज़न के लिए नैरा ने गाई, याद है आपको, घबराना, मैंने पता है, फिक्र न कर, वो इनसे गवानी है, लेकिन उसका जिक्र हम तब करेंगे। आप बेटा कुछ कह रही थी। हम ब्रेक में जब थे तो एक ट्रैक पीछे चल रहा था, उसका नाम कुछ ऐसा था, प्रीत का अलाओ गोरी। हाँ, जले तो जलाओ गोरी। जलाओ गोरी। बिल्कुल। मैंने वो कभी नहीं सुना, बल्कि जो अभी इन्होंने गुनगुनाया वो भी मैंने पहले कभी नहीं सुना। तो एक वो जो आर्काइव में से निकल निकल के आ रहा है म्यूजिक, बड़ा अच्छा लग रहा है पर मुझे देखिए ना, सुनने ये में। वही वाला म्यूजिक है। और बाय द वे, आपने ये वर्ड्स बहुत से सुने होंगे दूसरे लोगों के Yeah. को गाते हुए, बट उसकी ट्यून फर्क थी, उसका धुन फर्क था। और अफसोस इस बात का होता है कि जब लोग किसी का गाते हैं तो कहना भी चाहिए कि जी हम उनको ट्रिब्यूट पेश बिल्कुल कर रहे हैं। कहना चाहिए। अब एक बात आपको बताऊं, जो इस बच्ची ने बात कही है कि फ्रॉम द आर्काइव्स ऑफ पीटीवी जो चीज़ें आज थोड़े से स्निपेट्स में चल रही हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स जो चला रहे हैं, बहुत से बच्चे इस तरह के आज पहली दफ़ा वो सुन रहे हैं। और ये कितनी प्यारी चीज़ है, जले तो जलाओ गोरी, प्रीत का अलाओ गोरी। हम लोग कहते हैं कि मोहब्बत की चिंगारी उससे ले बुझा दो, पानी पा दो देते। ये शायरी में कहा जा रहा है कि जले तो जलाओ गोरी, प्रीत का अलाओ गोरी। दिस इज इब्ने इंशा एट हिज बेस्ट रियली। बिल्कुल, ये इब्ने इंशा साहब की एक बड़ी मशहूर नज़्म है। बिल्कुल, अभी ना बुझाओ गोरी, अभी से बुझाओ ना। और ये खलील अहमद साहब से मैंने कहा कि खलील साहब ने नैरा के लिए पीटीवी की बहुत अच्छी चीज़ें की। अगेन, आपने अभी कहा कि जिन्होंने ओरिजिनली गाया हो उनका जिक्र करना चाहिए। जुगन, ये गाना सबसे पहले एक ऐसी खातून ने गाया जिसने 4 फनकार बेटियां पैदा की हैं, और उस लेवल की फनकार बेटियां पैदा की हैं कि बयान से बाहर है। और ख़ुद वो एक मासूम, इंतहाई आजिज़, इंतहाई मोहब्बत करने वाली औरत थी। है किसी को पता कि मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ? और ये खातून जिन्होंने सबसे पहले फ़िल्म के लिए गाना गाया, उनके मियाँ वो फ़िल्म बना रहे थे और अपनी बीवी से चूँकि बेइंतहा मोहब्बत थी, इसलिए उनसे 2 गाने गवाए। ख़वातीन और हज़रात, इब्ने इंशा का ये गीत जले तो जलाओ गोरी थोड़ी सी मुख्तलिफ शक्ल में ये सबसे पहले गाया बेगम महमूदा अहमद बशीर ने। समझ आइए कौन है? बुशरा अंसारी की वालिदा, नीलम बशीर की वालिदा, अस्मा अब्बास की वालिदा, और मेरी प्यारी मरहूमा सहेली सुंबल की वालिदा। अब आप मुझे बताइए कि कैसे कैसे लोग कितनी कितनी उम्दा चीज़ें। और चूंकि अहमद बशीर साहब की बहुत दोस्ती थी इब्ने इंशा से, तो उनकी फिल्म बन रही थी नीला पर्वत। हमें किनियाँ कहानियाँ सुना रहे हैं, मैंने आप अपना अजीब लगना शुरू हो गया कि मैं डर पुराना। हमें बड़ा मजा आ लेकिन रहा है। बहुत कुछ सीख रही हूँ मैं। प्लीज कंटिन्यू। हाँ, अच्छा, तो एनीवे दिस इज समथिंग दैट नैरा डिड अगेन। मैं जो बात आपको अर्ज कर रहा देखिए, उनको आपको एक और सवाल, जी। बुलबुले पाकिस्तान, आपको ये एक लक़ब दिया गया, टाइटल दिया गया, और हर बंदा फिर आपसे, आपको जिस तरह मैडम नूर जहान के अपने टाइटल हर बंदे को दिए गए, तो बुलबुले पाकिस्तान अच्छा का बेटा जी, मैं आपको बात बताऊं, कल भी आपने ये सवाल किया नाहिद अख्तर के सिलसिले में कि उनको बुलबुले पाकिस्तान कहा गया। हजूर वाला, उनको नाइटिंगेल ऑफ पाकिस्तान तो के नाइटिंगेल क्या होती है? बुलबुल ही होती है, बुलबुल but उनको अंग्रेजी में कहते अच्छा, थे, इनको अंग्रेजी करते तो मतलब बदलते नहीं जाता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क जो है हमारा, यकीन कीजिए कि इसके खेत जरखेज़ हैं और इसके शहर मर्दम खेज़ हैं। वहाँ सोना उगलती फसलें पैदा होती हैं, और शहरों में सोने की रगों वाले गलों जैसी गुलकाराएँ और गुलकार पैदा होते हैं। बात यह है कि इस इदारे ने हर जगह से आए हुए फ़नकारों को बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया, बेहतरीन प्रोजेक्शन दी। और मैं पाकिस्तान टेलीविज़न को याद ये करवाना चाहता हूँ कि ये काम हमेशा से आपका रहा है। ये जो अब पाकिस्तान टेलीविज़न तकरीबन 59 ईयर्स का हो गया है, अब इसकी एक रीबर्थ और एक रीजुविनेशन होनी है, जिसमें वो सब कुछ दोबारा रिवाइव होगा इंशाअल्लाह ताला। एक वक्त था कि इस मुल्क के अंदर हर तरफ बुलबुलें और नाइटिंगेल्स थीं। अब अल्लाह माफ़ करे, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब हम पाकिस्तान की बात करें तो नैरा जी ने तो पेट्रियाटिक सॉन्ग्स भी बहुत गाए, बहुत गाए, बहुत बिल्कुल। ज्यादा। अच्छा, आप फरमाइए अगर आपको अब वो याद- जेन्युइन लव, अब देखिए, ये मैं जरा थोड़ा सा वो वाला सवाल पूछूं, ये जेन्युइनली लव फॉर पाकिस्तान था, या फिर उनको दिए ही इस किस्म के, आपको होता है ना कि आपको प्रेजेंट किए जाते हैं कि जी आप ये वाला गीत गा लें, या ये वाला मिली नगमा गा लें, या ये एक पेट्रियाटिक सॉन्ग गा लें, तो क्या इनके हिस्से में ये ज़्यादा आए, या ये आपकी अपनी एक डिज़ायर थी? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई भी जिम्मेदार पाकिस्तानी
अपने वतन की मोहब्बत का गीत गाए बगैर रह नहीं सकता। तो कौन है जो अपनी मिट्टी से प्यार न करे, जहाँ से इज़्ज़त मिली है। मगर फिर हमारे इदारे भी इतने अक्लमंद थे कि वो हर यौम आज़ादी पे, हर कौमी दिन पे बेहतरीन फ़नकारों के बेहतरीन गीत रिकॉर्ड करवाया करते थे, जो सिलसिला अभी तक जारी है। हमने भी कुछ दिन पहले कई सालों से सुन रहे हैं साहिर अली बग्गा, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और कमाल आदमी हैं। उन्होंने क्या उम्दा कौमी तराने गाए हैं इस दौर में। और कितने लोगों खुद भी गाए हैं और कितने लोगों के रिकॉर्ड भी करवाए हैं एज अ कंपोजर, एज अ म्यूजिक डायरेक्टर। और देखिए हमारे यहाँ जो हमारा फौजी इदारा है ISPR, वो बड़े एहतमाम से हर दफ़ा बहुत अच्छे गाने गवाता है। मगर अब आप देखिएगा जो अब 2024 के अंदर यौम आज़ादी आएगा, पाकिस्तान टेलीविज़न विल इंशाअल्लाह ताला डू अ कंपटीशन जिसमें बेहतरीन नगमे आएंगे और इन जैसे आज के फ़नकारों से गवाए जाएंगे। नैरा के गाने का जाते जिक्र करते हैं, लोग कहने के नील अमी कहानी भाई जो सबसे पॉपुलर उनका गाना था, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। बिल्कुल, और वतन की मिट्टी भी बहुत उनका पॉपुलर सारा है। मगर मैं ये भी दसना चाहता हूँ कि फिल्मी गाने हैं दरअसल, ये फिल्मों में आए थे पहले और उसके बाद यहाँ पे आए। बिल्कुल, और वतन की मिट्टी ही सुनते हुए हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स आज की गुफ्तगू को कंक्लूड भी करना है, किचन में भी नज़र डालनी है और एक और रिक्वेस्ट हमने अमन से करनी है, जो मैंने करनी है, आपने करनी है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। वो कहते हैं ना कि जब कोई बहुत अच्छा खाना बनाए तो उनके हाथ चूमने चाहिए, बहन हो तो फिर एक्सेप्टेबल होता है। बहुत ही मज़े के ये आपने जो शाही कीमा पुलाव तैयार किया है, चावलों का अलहदा। अब बहुत कम होता है कि मैं 2 बजे से पहले कोई चीज़ खाऊं, बिकॉज मेरा बफे के एक रूटीन और स्केड्यूल बना हुआ है। इतनी लजीज खुशबू आ रही थी, मैंने कहा किचन में आते हैं ज़रा ट्राई करते हैं। वो ट्राई करते करते 2 कौलियाँ खा भी ली। मैं अब सोने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इट्स वंडरफुल। सो मच, थैंक यू। मतलब चावलों में अलहदा जायका है, पुलाव जो पुलाव वाला टेस्ट होता है, कीमा अपनी जगह है। बाय द वे एन आइडियल डिश बच्चों और बड़ों के लिए। आई नो कि अब पुलाव की हिस्ट्री हमें डॉक्टर उमर आदिल बताएंगे, तो डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे पुलाव के बारे में? पुलाव के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जो अच्छा पुलाव बना सकता है उसके सामने बिरयानी कोई चीज़ ही नहीं है। बिरयानी हालांकि बड़ी आला चीज़ होती है, अगर तहदार हो, मज़ेदार हो और खुशबूदार हो। मगर यखनी पुलाव की क्या ही बात है। आपको क्या पता कि यहाँ बैठ के हमारे ऊपर कैसे कैसे तीर चल रहे हैं। जब से आपने यखनी निकाली है और कीमे को भूना है, तब से ऐसी सी खुशबुएं आ रही हैं। मुझे तो आपके सवाल कम सुनाई दे रहे थे, वो खुशबुएं ज़्यादा सूंघी जा रही थी। आज नक बहुत तेज थे, कानों कुछ काटसन पीछे बैठ गई, वो नाक से कानों में जा रही थी ना स्मेल। लेकिन खैर ये तो अपनी जगह बात हो गई। जब हम इतनी अजीम और इतनी खूबसूरत और प्यारी हस्ती को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, नैयरा नूर साहिबा का आज के शो को कंक्लूड करते हुए मैं कुछ जुमले आखिर में कहना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने नहीं कहीं। आप में से तमाम लोग जो कल से मुझ पर एतराज़ करें कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, भैया घंटे भर का प्रोग्राम है, उसमें क्या 2 घंटे का प्रोग्राम है डॉक्टर साहब। ब्रेक्स को निकाल दें तो घंटा भी नहीं रहता, यकीन कीजिए जितनी लंबी ब्रेक्स हैं। बाहर तौर मैं ये कहना ये चाहता हूँ, इतनी पाकीज़ा आवाज़, इतनी कल्चर्ड आवाज़, इस कदर सुलझी हुई तहजीब याफ्ता आवाज़ के मैं बयान नहीं कर सकता। मेरा दिल करता है कि एक जल्दी से 1-2 वाक़यात आपको सुनाऊं। एक तो फैज़ साहब के हवाले से है। फैज़ साहब का कलाम अरशद महमूद साहब ने 1976 में इनसे गवाया। एक महफिल में फैज़ साहब ने उनमें से कुछ चीज़ें सुनी, आप सब लोगों ने सुनी हुई हैं। आज बाज़ार में पा बजौला चलो, और फैज़ साहब के साथ एक बहुत मशहूर हस्ती बैठे थे। फैज़ साहब ने कहा कि ज़रा तुसी उठ के उठे बह जाओ। स्टेज से नैरा को बुलाया, कहता बेटा आके मेरे साथ बैठो। सर पे हाथ फेरा और दुआ दी, कहने लगे आज मुझे अपनी चीज़ सुन के लुत्फ़ आ गया है। और एक बात, इससे बड़ा हो नहीं सकता कॉम्प्लीमेंट फैज़ साहब की तरफ से। एक बात आपको मैं बताऊं, नैरा पुराने इंडियन गाने बहुत गाती थी, पार्टीशन से पहले के। एक फिल्म थी पहली नज़र, ये 1944-45 की बात है। अनिल बिस्वास साहब ने उसका म्यूज़िक बनाया और गुलकारा थी, उनका नाम था नसीम अख्तर। और यकीन कीजिए कि वो जो गीत था, मैं उसको जिक्र नहीं कर रहा क्योंकि इंडियन गाना है, बाहर तौर उनका इशारा जान से प्यारा, ले गया दिल को मेरे, दे गया दिल को मेरे सहारा, उनका इशारा। जब ये गाना इन्होंने गाया 96 में, यानी कि तकरीबन उसके 50 साल बाद, तो अनिल बिस्वास साहब अभी ज़िंदा थे। उन्होंने बॉम्बे में सुना और एक ख़त लिखा जो अभी तक मेरे ख्याल में शहरी के पास मौजूद होगा, शहरयार जैदी साहब के पास, जिसमें अनिल बिस्वास ने लिखा कि अगर मैं ये गाना उस वक्त गवाना चाहता तो उस सिंगर से कहीं बेहतर तुम गा सकती थी, मुझे लुत्फ़ आ गया है। आखिरी एक बात बताऊं, नैरा रिमेन्ड रेलिवेंट थ्रू आउट हर पीरियड। ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब का लोग बहुत इज़्ज़त से नाम लेते हैं,
और उससे ज़्यादा इज़्ज़त से नाम लेना चाहिए। वो एक फ़िल्म बना रहे थे तानसेन, और तानसेन के लिए जो कभी बनी नहीं, जो गाने रिकॉर्ड हुए थे तानी की आवाज़ में, जो तानसेन की लव इंटरेस्ट थी, वो भी नैरा नूर साहिबा की आवाज़ में थी। और मैं सिर्फ आखिर में कहना चाहता हूँ, ये कोशिश है चंद आपके सामने वाक़यात रखने की। ये कोई इंसाइक्लोपीडिक एक पूरा आर्टिकल नहीं है, और इन लोगों पे तो ज़िंदगी भर आप लोग काम करते रहेंगे। जुगन की अपनी सी कोशिश है जो अल्लाह ताला कामयाब करे और सरफराज करे इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वही वाली बात है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंस्पिरेशन भी आप जैसे लोगों से मिली। ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? इसमें हम जब शोज़ करते थे तो डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर साहब फ़लाँ की डेथ एनिवर्सरी है तो बात करें, और अक्सर डॉक्टर साहब ना ड्यूरिंग द प्रोग्राम या ब्रेक के दौरान ये बात कहते थे, अफसोस की बात है कि सिर्फ हम जब किसी की सालगिरह या रुखसती का दिन होता है, मतलब दुनिया से रुखसत होने का दिन होता है, तो उन 2 दिनों में हम कुछ ना कुछ कर देते हैं। अब तो वो भी नहीं करते चैनल्स। अच्छा, ये बात मुझे बहुत बुरी लड़ी कि डॉक्टर साहब आपने बहुत साल पहले कही थी, और मुझे ये बात चुभी बड़ी कि ये बात तो सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, और फिर पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पे बैठ के उन लोगों को, लोग कहते हैं यार कंटेंट की नहीं समझ आती, क्या कंटेंट बनाएं, क्या करें। आपको पता है हर चैनल पे अफरा तफरी मची है, यार देखो टिकटॉक पे क्या वायरल है, इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, रीलों में क्या चल रहा है। वो भाई आपके पास एक आर्काइव्स एंड आर्काइव्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ती है ना। आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको पीछे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पे बैठ के। लर्नेड लोग जब हमारे पास है हमें गाइड करने के लिए। मगर एक बात मैं कहूँ, the gentleman who's producing this program and the gentleman who's looking after the content of this program are doing a great job. मेरे ख्याल में इस कदर तहजीब याफ्ता मॉर्निंग शो, इस कदर इंफॉर्मेटिव मॉर्निंग शो जिसमें सवाए फजूलियात कोई चीज़ नहीं होती, वी आर ऑल डूइंग समथिंग विच इज़ अ सर्विस टू द पीपल हु सर्व्ड दिस कंट्री। सो यू आर डूइंग वेरी वेल एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। जुगन, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपने मुझे बुला लिया है, बुलाते तो खैर मुझे सारी टेलीविजन जी मुझे पता है लेकिन मुझे पता। इस किस्म की गुफ्तगू कहीं करने का मौका नहीं मिलता, आप यकीन कीजिए बिल्कुल। और जुगन, वी आर ऑल रीलिविंग आर बचपन, आर जवानी एंड ऑल दैट थ्रू दिस प्रोग्राम। मैं ख़वातीन हज़रात आपको बता दूं, जो पाकिस्तान टेलीविज़न के मॉर्निंग शो के सामीन और नाजरीन हैं, कि कल जुगन ने यहाँ पे नाजिया हसन को ट्रिब्यूट देना है। भाई प्रोमो देने की हर्जे, तेन तो याद नहीं रहता, मैंने भाई यही फ़ायदा है होस्ट को मेहमान करने का, जेड़ियां गल्लां उधर रह जांदियां इधरों हो जांदियां ने। और बात ये है कि डॉक्टर साहब देखिए, अब नाजिया जी की भी कल हम इंशाल्लाह बात करेंगे। नाजिया हसन वाज अ ब्रिलियंट सिंगर, एंड मतलब उनका जो ड्यूओ था भाई बहन का, और आप देखें कि कितने लोगों ने नाजिया जी के गाने गाए हैं, और नहीं कहा वर्बली तो उनको ओन भी करने की कोशिश की, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे जैसे पुराने लोग हैं जिन्होंने उनके गाने सुने हुए, तो हमें पता है कि ये उनके सॉन्ग्स थे। बात ये कि उस बंदे को तो ट्रिब्यूट दो ना, जैसे मैडम को हम हमेशा ट्रिब्यूट देने की कोशिश करते हैं, मेहदी हसन साहब को ट्रिब्यूट देने की कोशिश करते हैं, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को ट्रिब्यूट, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनको करवट करवट रब ताला उनको सुकून दे। लेकिन बात यह है कि इन सब लोगों को रिकग्नाइज करना और एक्नॉलेज करना। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है व्यूअर्स, जो डॉक्टर साहब और मैं डिस्कस करें, बड़े लोग हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते थे। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि रॉबिन घोष साहब को भी हमें ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए, तो आप लोग भी हमारे साथ शेयर करें, हमें डीएम करें हमारे फेसबुक के पेज पे, या हमें कॉल करके अपना शेयर करें ओपिनियन कि किसका ट्रिब्यूट आप देखना चाहते हैं। हमारे जहन में भी हो सकता है कि कोई किसी का नाम ना आ रहा हो, आप हमें बताएं। बिल्कुल सही कह रही हैं, और बातों बातों में कहीं मेरी फरमाइश का वक्त ना निकल जाए। ऑफ कोर्स इसमें थैंक यू सो मच बेटा, ब्लेस यू, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इट वाज लाइक एन अदबी महफिल फॉर मी एंड आई रियली एंजॉयड इट। अरे वाह, व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट, व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट। फरमाइश मैंने ये करनी है, अख्तर शीरानी साहब की गज़ल है, ए इश्क हमें बर्बाद न कर। जुगन, लफ्ज़ों पे गौर कर लो, ए इश्क हमें बर्बाद न कर, ए इश्क न छेड़ा आके हमें, हम भूले हुओं को याद न कर, पहले ही बहुत बर्बाद है हम, तू और हमें बर्बाद न कर, ए इश्क हमें बर्बाद न कर। क्या बात, बिस्मिल्लाह। जी बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, इश्क हमें बर्बाद न कर, बर्बाद न कर।
मत